गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू किया था और एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका क्रेब्स साइकिल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की एक स्टेप बच गई थी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, मतलब ईटीएस। आज अपन पढ़ेंगे ईटीएस। ठीक है, देखो ईटीएस क्या काम करेगा। क्रेब्स साइकिल में अपन के पास NADH2 बनी थी, FADH2 बनी थी। उधर ग्लाइकोलाइसिस में भी अपन के पास क्या बनी थी? NADH2 बनी थी। अब वो NADH2 है, क्रेब्स साइकिल के NADH2 है और FADH2 है, वो ईटीएस के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। अपन आइए जानते हैं ईटीएस। ईटीएस फुल फॉर्म होती है इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ईटीएस। ठीक है, अब देखें ये ईटीएस होता कहां है, कहां प्रेजेंट होता है ईटीएस। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल और इंटरमीडिएट स्टेप है वो कहां कंप्लीट हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। चलिए मैं एक बार माइटोकॉन्ड्रिया बना दूं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड होकर क्या बना रही है? क्रिस्टी बना रही है, फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बना रही है। इनको अपन बोलते हैं क्रिस्टी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब क्रेब्स साइकिल कहां हो रहा था? यहां, और इंटरमीडिएट स्टेप भी यहां हो रही थी। यहां पर क्या बन रहे थे? FADH2 और NADH2 बन रहे थे यहां पर। ठीक है, अब देखो ईटीएस क्या है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम्स की एक चेन होती है। इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम्स की एक चेन होती है। इस चेन को ही क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम बोलते हैं। और ये ईटीएस है, यहां से NADH2 और FADH2 से किसका प्रोडक्शन करवाती है? एटीपी का प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को जूम कर लूं। यहां पर तो छोटा है, पूरा समझ में नहीं आएगा। अब इस पार्ट को, इनर मेम्ब्रेन को, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन। इसको जूम कर लूं इस पार्ट को तो पूरा ईटीएस आपको दिखेगा। देखो ये मैंने वो पार्ट बना दिए। ये तो कौन सी मेम्ब्रेन हो गई? आउटर मेम्ब्रेन। ये पूरी की पूरी है वो इनर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, और ये पार्ट अंदर वाला हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ओके। अब देखो ईटीएस के लिए जो एंजाइम्स बताए मैंने वो कहां प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इसमें कितने एंजाइम्स की चेन होती है? इसमें 5 चेन होती है टोटल एंजाइम्स की। कितनी? 5, जिनको अपन कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ ईटीएस।
तो सबसे पहले अपन वो कॉम्प्लेक्स बना ले पांचों। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स ये, इसका नाम है, इसमें कौन कौन से एंजाइम है, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और सेकंड एंजाइम होता है इसमें NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ओके, ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फेस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स फेस्ट। क्लियर। अब ये है इसका सेकंड कॉम्प्लेक्स, इसमें होता है यूबिक्विनोन एंड FADH2 डिहाइड्रोजिनेज, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये है थर्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स थर्ड। इस कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स सेकंड, और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड। ओके, यहां होता है इसमें कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ में एंजाइम्स होते हैं साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ही दो मोबाइल कॉपर न्यूक्लियस भी होते हैं, वो दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स थर्ड के बीच में होते हैं। ये कॉपर न्यूक्लियस है, दो कॉपर न्यूक्लियस CuC। ओके, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ये यहां होता है, जिसको अपन अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम होता है ऑक्सीसोम पार्टिकल। ये ऑक्सीसोम पार्टिकल, इस पार्टिकल में यहां पर एटीपेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, एटीपेज एंजाइम होता है। इसका ये पार्ट है, उसको बोलते हैं F0 और इस पार्ट को बोलते हैं F1 पार्ट। कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। समझ में आ गई बात आपकी। तो ये ETS हो गया। अब ETS में कैसे NADH2 है वो ATP बनाएगी और कैसे FADH2 ATP बनाएगी, वो देखना है अपन को। ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है, मैट्रिक्स है। क्रेब साइकिल कहां हुआ, मैट्रिक्स में। इंटरमीडिएट स्टेप कहां हुई, मैट्रिक्स में। समझ में आई बात आपके। तो वो NADH2 और FADH2 कहां पड़ी हैं, मैट्रिक्स में पड़ी हैं। अब मैट्रिक्स में NADH2 देखो, NADH2 कहां टूटेगी, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज के पास टूटेगी। ठीक है, किस में टूटी, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NAD में। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन और दोनों हाइड्रोजन आयन FMN के पास चले जाएंगे। 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, FMN के पास। FMN इस 2 हाइड्रोजन को कहां पंप कर देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देगा। यहां से दोनों हाइड्रोजन आयन है वो किसके, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गए, यूबिक्विनोन के पास आ गए। जैसे ही यहां पर हाइड्रोजन आयन है वो आए, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से ये दोनों हाइड्रोजन आयन हैं, 2 हाइड्रोजन आयन
ऑक्सीसोम पार्टिकल के पास आ जाएंगे। ठीक, अब दोनों हाइड्रोजन आयन ऑक्सीसोम पार्टिकल का F0 और F1 पार्ट से होते हुए कहां गिरेंगे? मैट्रिक्स में आ जाएंगे। तो यहां पर एटीपेज एंजाइम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, और एटीपेज एंजाइम में वो किसका फॉर्मेशन करवा देगा? एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करवा देगा। क्लियर? अब मैंने आपको यह बात बताई थी कि एक NADH2 से कितने एटीपी बनेंगी? 3, और एक FADH2 से कितने एटीपी बनेगी? 2। क्लियर? एक NADH2 से कितने एटीपी? 3, और एक FADH2 से कितने एटीपी? 2 एटीपी बनेंगे। तो यहां पर एक FADH2 से तो एक एटीपी बनी। एक सेकंड रुकिए। अब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चले गए? साइटोक्रोम बी के पास चले गए। तब यहां दोनों जो हाइड्रोजन आयन आए थे मैट्रिक्स में, ये दोनों हाइड्रोजन आयन वापस FMN के थ्रू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप हो जाते हैं। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? कॉपर न्यूक्लियस के पास चले गए। फिर से यहां पर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने से दोनों हाइड्रोजन कहां गिरेंगे? मैट्रिक्स में गिरेंगे। एक एटीपी और बन जाएगी। कितने एटीपी? 2 एटीपी बन चुकी हैं। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कॉपर न्यूक्लियस के थ्रू किस में आ जाएंगे? साइटोक्रोम ए में। फिर से दोनों हाइड्रोजन वापिस कौन पंप कर देगा? FMN इनको पंप कर देगा। कहां पर? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। यहां दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए? साइटोक्रोम A3 के पास। तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होने से यहां से वापस हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में गिरेंगे। एक एटीपी और बन गई। कितने एटीपी हो गए टोटल? 3 एटीपी हो जाएंगे। अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कोई कैरियर नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे ये दोनों हाइड्रोजन आयन पंप नहीं होंगे। तो यहां पर मैट्रिक्स पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन है। कौन? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं। वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से किसके द्वारा यूज कर ले जाएंगे? ऑक्सीजन से के द्वारा यूज कर ले जाएंगे। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के साथ, ये हाइड्रोजन आयन है, इसके साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन? H2O का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। 2 हाइड्रोजन आयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ जाएंगे लास्ट में। समझ गए बात आप? ये है ETS। तो ETS में जो एंजाइम्स हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं इसके? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ETS में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। ETS में कौन सा एंजाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन लेता है? साइटोक्रोम A3 लेता है। ठीक है। ETS में एक NADH2 कितने एटीपी बनाएगी? 3 एटीपी बनाएगी। क्लियर? ऐसे NADH2 क्या बना लेगी? एटीपी बना लेगी। अब बात करें किसकी? FADH2 की। तो FADH2 किसके पास टूटेगी? यहां FADH2 सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास टूटेगी। किसमें? FAD+2 हाइड्रोजन आयन +2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन है वो कहां पंप हो जाएंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है। तो यहां से इसमें देखो, जब NADH2 से एटीपी बना रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टेप है वो यहां तक हो रही थी, तो एक एटीपी बन गई थी। तो ये स्टेप कम हो गई। आगे स्टेप कितनी रहेंगी? इलेक्ट्रॉन की 2 स्टेप रहेंगी। तो कितनी एटीपी बन जाएंगी? 2 एटीपी बन जाएंगी। समझ गए शायद? क्लियर? कोई दिक्कत? ये है ETS। अब देखो, अगर कोई प्लांट है उसमें अपन को ETS बंद करना है, उसमें ETS नहीं होने देना है, तो अपन के पास कुछ इनहिबिटर्स हैं। क्या है? इनहिबिटर्स है। वो इनहिबिटर है इन एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से रोक देंगे। ठीक है। अब देखो कौन कौन से होते हैं वो कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट है ना, इसका इनहिबिटर है
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसका इनहिबिटर है, उसका नाम है रोटेनोन एंड एमाइटल। रोटेनोन और एमाइटल है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इनहिबिटर हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड का कोई इनहिबिटर नहीं होता। कॉम्प्लेक्स थर्ड है, उसका इनहिबिटर का नाम है एंटीमाइसिन। एंटीमाइसिन। कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनहिबिटर है साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ का इनहिबिटर है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन। ये इनके इनहिबिटर्स हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया NADH2 और FADH2। चलो अब आप कहोगे कि सर मैट्रिक्स में पढ़े थे NADH2 और FADH2 तो उन्होंने ATP बना दी, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में जब दो NADH2 बनते हैं वो फिर ETS से कैसे ATP बनाएंगे? क्योंकि वो तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है ही नहीं, वो तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो वो मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचे और कैसे ATP बनाएंगे? समझ में आई बात आपके? तो अब अपन को वो चीज पढ़नी है कि ग्लाइकोलाइसिस से बने हुए NADH2 कैसे ATP बनाएंगे। मतलब ATP तो ETS के थ्रू बना देंगे, बट वो किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचते हैं। इसके लिए देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी चीज है, बट थोड़ा समझना है इसको। सपोज करें ये सेल है, ये सेल होगी और इस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ETS यहां है, मतलब ये मैट्रिक्स हो गया इसका। अब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की दो NADH2 पड़ी हैं, ये मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचे? मैट्रिक्स में पहुंचाएंगे तब तो वो क्या बना देंगी? ATP बना देंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइटोप्लाज्म में इस NADH2 को मैट्रिक्स में लाने के लिए शटल होते हैं, ठीक है। ये शटल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ग्लिसरोल शटल, और एक होता है मेलेट शटल, ठीक है ना। इसको मेलेट एस्पार्टेट शटल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर NADH2 ग्लिसरोल शटल से कहां आई? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आई, तब तो एक NADH2 कितने ATP बनाएगी? 2 ATP बनाएंगी। तो इस 2 NADH2 से कितने ATP बन जाएंगे? 4 ATP बन जाएंगे। अगर NADH2 मेलेट शटल के थ्रू किस में आती है? मैट्रिक्स में आती है, ठीक है। तो एक NADH2 कितने ATP बनाएगी? 3 ATP बनाएगी, ठीक है। तो कितने ATP बन जाएंगे? 6 ATP बन जाएंगे। इसीलिए अपन लिखते हैं 36 और 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल। ओके, अगर 4 बनती है इस NADH2 से 2 से, तो टोटल कितनी बनेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में? 36। और अगर इस 2 NADH2 से 6 ATP बनती हैं, तब टोटल कितने ATP का प्रोडक्शन होगा? 38 ATP का प्रोडक्शन होगा। कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट अपन को पढ़ना है। मैं एक बार इसको समराइज कर दूं। अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा है इसको, ठीक है। उसके बाद समझ में आ जाएगी कि अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं या अपन क्या पढ़ रहे हैं। समराइज होगा तभी लगभग चीज है वो क्लियर हो जाएगी। अपन के पास एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था? ग्लूकोज था। क्या था? ग्लूकोज। कहां था? साइटोप्लाज्म में। तो मैं इस बोर्ड के 2 पार्ट कर दूं, ठीक है। एक तो कौन सा पार्ट? साइटोप्लाज्म वाला, और दूसरा कौन सा पार्ट? माइटोकॉन्ड्रिया वाला। ये तो सपोज कर लो, ये तो कौन सा पार्ट है? साइटोप्लाज्म पार्ट है, साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ग्लूकोज है
वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थ्रू, कौन सी प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना रहा था? पायरुविक एसिड। क्या बनाया? पायरुविक एसिड। ओके, अब देखो ये पायरुविक एसिड कहां आया? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया, आया ना? तो इसने यहां पर क्या बनाया? इंटरमीडिएट स्टेप थ्रू एसिटाइल को एंजाइम ए बनाया। क्या बनाया? एसिटाइल को एंजाइम ए। एसिटाइल को एंजाइम ए ने क्या किया? क्रेब साइकिल। कौन सा साइकिल? क्रेब साइकिल। इस क्रेब साइकिल के बाद क्या हुआ? ईटीएस हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। अपन ने यही तो प्रोसेस पढ़ी है अभी तक, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब यह था, मैंने जब आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बताए थे, क्या? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के टाइम मैंने बताया था, अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, क्या नहीं है बॉडी में ग्लूकोज, तो एनर्जी कौन देगी? फैट देगी। तो देखो, अब सपोज कीजिए कि ग्लूकोज नहीं है, तो एनर्जी देने का काम कौन करे? फैट करे। फैट किसकी बनी हुई है? फैट किसकी बनी होती है? फैट बनी होती है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड की। किसकी बनी होगी? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ओके, तो यहां पर क्या लिख दूं मैं? ग्लिसरॉल, और ये क्या लिख दूं? फैटी एसिड। ओके, अब देखो, ये ग्लिसरॉल है, वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थ्रू क्या बना लेगा? पायरुविक एसिड बना लेगा। फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए एनर्जी मिल जाएगी, कोई दिक्कत? अब फैटी एसिड है, वो क्या बना लेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। क्या बना लेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लेगा। फिर क्रेब साइकिल हो जाएगा, रीटीएस। तो अगर ग्लूकोज नहीं है तो फैटी एसिड किस में टूटेगा? सॉरी, फैट किस में टूटेगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर क्रेब साइकिल, फिर ईटीएस हो जाएगा। और फैटी एसिड क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए और क्रेब साइकिल, और फिर ईटीएस से एनर्जी मिल जाएगी। ओके, अब सपोज करो ग्लूकोज भी नहीं है और फैट भी नहीं है, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होगा। मतलब एनर्जी कौन देगी? प्रोटीन। तो मैं क्या कर दूं? ये लो प्रोटीन कर दी। अब प्रोटीन क्या बनाएगी? एमिनो एसिड। क्या बनाया? एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड है, वो डायरेक्ट क्या बना सकता है? पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ में आ गई बात? ये ना बना के ये डायरेक्ट क्या बना सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बना सकता है। तो ये अल्टरनेटिव पाथ हो गए एनर्जी के, जिसको बोलते हैं अपन पेंटोज पाथवे। पेंटोज पाथवे। तो क्या पढ़ा अपन ने? पेंटोज पाथवे पढ़ लिया है। समझ में आई बात आपके? कोई दिक्कत नहीं सर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अपन का खत्म हो गया है। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आई बात आपके? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां कंप्लीट होगा? साइटोप्लाज्म में। कहां कंप्लीट होगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन की एक ऐसी प्रोसेस जो एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सिमिलर होती है, जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहां होगी? साइटोप्लाज्म में। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लिया, अपन जानते हैं क्या था? C6H12O6, ठीक है। इसने ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाया सर? 2NAD से 2NADH2 बनाया। टोटल नेट कितना प्रोडक्शन हुआ एटीपी का? 2ADP से 2ATP का नेट प्रोडक्शन हो गया। क्या बना था? पायरुविक एसिड बना था। क्या फॉर्मूला होता है? CH3C डबल बॉन्ड O COOH। ये पायरुविक एसिड है भाई, पायरुविक एसिड। मैं ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 2, ठीक है। मैं एक बार एक ही ले रहा हूं। अब देखो, यहां से क्या बाहर निकल जाएगी? CO2 बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल गई? CO2, एक मॉलिक्यूल। तो क्या बचा? CO2 बाहर निकल गई, तो CH3CHO बचा। CH3CHO मतलब एसिटाइलडिहाइड।
CH3CHO एसिटेल्डिहाइड बच गया। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी कितने मॉलिक्यूल 2, ये भी कितने मॉलिक्यूल 2। अब ये 2 मॉलिक्यूल हैं, वो यहां से दोनों हाइड्रोजन ले लेंगे। 2 मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन आ गए, 4 हो गए। तो ये 4 हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएंगे, CH3CHO के साथ जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, C2H5OH, CH3CHO एसिटाल्डिहाइड ने क्या ले लिया, यहां से क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिए 4, और क्या बन गए, C2H5OH बन गया, मतलब एथेनॉल। क्या बना, एथेनॉल बन गया। कोई दिक्कत, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन यही थी, C6H12O6 इक्वल टू 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। इसमें NADH2 है, वो वापिस काम में आ जाती है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन खत्म हो गया है। समझ में आ गई बात आपके। चलो अब इस चैप्टर में क्या बाकी रह गया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी इसमें रह गया एक तो फर्मेंटेशन, एक रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, RQ बोलते हैं जिसको अपन, और एक फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर। लास्ट में स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने लाइक किया है, और जिन्होंने चैनल को देखा है, स्टडी की है, उन सभी का थैंक यू। कंटिन्यू आप इसको देखते रहिए। जुलाई 15 तक मैं 11th और 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। बस कमेंट डालते रहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट के थ्रू आप प्रॉब्लम पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।